Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I will revise chapter first, that is homeostasis. ये मैं आपको क्लास में रिवाइज कर चुकी हूँ, लेकिन जो कुछ टॉपिक्स हैं इस तरह के जो मैंने रिवाइज नहीं किए थे वो मैं आपको इस वीडियो क्लिप में रिवाइज कर देती हूँ. First of all, we'll revise the definition of homeostasis process. The protection of the internal environment from the harms of the external environment is called as homeostasis. ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कल अच्छी तरह समझा भी चुकी हूँ. एंड homeostasis keeps the internal body fluctuations within narrow tolerable range with the various control systems. ओके और ये कौन से कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं? ये सबसे पहला जो ऑस्मो रेगुलेशन है, सेकंड नंबर पे एक्सक्रीशन एंड देन थर्मो रेगुलेशन. दीज थ्री different control systems, these are involved in maintaining the homeostasis within the body of living organisms. Now students, I will tell you something about the controlling system which is involved in lowering the fluctuations in internal environment. Within the living body, it actually works just as the physical control system, because physical control system is having three components: receptors, control center and an effector. Okay, similarly within the body of endothermic animals there is also present the same control system having receptors which are called as sensor, which actually detect temperature change and these actually send signals to the control center for action of cooling system to switch on. ओके अगर बाहर एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो ये सिग्नल जो है ये सेंड करेंगे फैक्टर्स को, ताकि जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाए. ओके और इसीलिए जो डिटेक्शन है, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म. इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है. ठीक है, एंड इट इज़ नेगेटिव फीडबैक बिकॉज when temperature become within the normal range, then the cooling system or the cooling mechanisms will automatically shuts off. ठीक है ना. देखिए जैसे ही जो चेंज होती है वो जब नॉर्मलाइज हो जाती है तो वो बेशक कूलिंग सिस्टम ऑन हुआ हो या वार्मिंग, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो शट्स ऑफ हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक. ओके एंड दिस इज द this arrow is actually indicating the control systems. Okay, and these control systems narrow the fluctuations, extremely narrow the fluctuations within the cell and out of the cell in the extracellular environmental conditions. ये इस डायग्राम के ऊपर आपको मेंशन किया गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहाँ पे वाइड रेंज में फ्लक्चुएशंस होती हैं, लेकिन इंटरनल बॉडी के अंदर इनके हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए होम्योस्टेसिस प्रोसेस मौजूद है जो कि कंट्रोल सिस्टम से मेंटेन्ड होता है. Now student, I will revise osmoregulation. Water, I will revise you the water relation of the cell. There are present three different conditions in the aquatic condition. Okay, सबसे पहले तो हाइपोटोनिक है. ठीक है, ये नीचे डायग्राम में भी मेंशन की गई है हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. और फिर उसके बाद आ जाती है नंबर सेकंड पे हाइपोटोनिक एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि मोर कंसंट्रेटेड है. अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो मोर कंसंट्रेटेड है देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक. डाइल्यूटेड है तो हाइपोटोनिक. एंड इफ देयर इज नो एनी चेंज in the living cell and the external environment, then this condition is called as isotonic. Okay, स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम नीचे जो शो की गई है, सबसे पहले हाइपोटोनिक है. हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऑस्मोटिकली कॉज एंट्रेंस ऑफ द सेल इनटू द बॉडी, into the cell. Okay, और ये you can say that cell is flooded with water. Okay, that's why cell actually becomes turgid because of the entrance of the water. Thus it may be harmed. Okay, ये नुकसान पहुंचा सकता है, burst हो सकता है सेल जो है. ठीक है, और इसी तरह से अगर आप जो है
एसिटोनिक कंडीशन में क्या होता है, एसिटोनिक कंडीशन में देयर इज नो एनी चेंज, तो सेल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है, देयर इज नो नीड ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। जबकि जो थर्ड कंडीशन हाइपरटोनिक मैंने आपको बताई है, जिसमें मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है, इसमें जो वाटर है इट टेंड टू मूव आउटसाइड ऑफ द सेल, तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, ओके, देयर इज नीड ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन to save the life, okay. So to prevent these situations, cell osmoregulate themselves to keep water and source balance in both plants and animals. Now we will see something about the osmoregulation in plants. Depending upon the situation or the habitat, in the aquatic condition, plants, these are actually divided into three important categories. The first one category is termed as hydrophytes. Hydrophytes, these are those plants which have been adapted themselves to remove the flooded of cells in the fresh water. ठीक है, ये वो प्लांट्स हैं जिनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं और जो कि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो उन सेल्स के अंदर मूव कर जाता है, ठीक है। अब इसको वो कॉप किस तरह से करते हैं, रेगुलेशन जो है वो किस तरह से प्रोसीड होती है। सरफेस एरिया जो है लीव्स का, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, टू ट्रांसपायर वाटर एक्सेसिवली, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ट्रांसपायर होता है। एक्सटेंसिव स्टोमेटा जो हैं वो अपर सरफेस के अंदर मौजूद हैं, जो कि प्रमोट करते हैं लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है। इस तरह से ये हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। फिर नंबर 2 पे जो कैटेगरी आ जाती है वो मेसोफाइट्स हैं। दे हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये पानी के अंदर नहीं रहते, बल्कि जो है ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स हैं, उनको मेसोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। सफिशिएंट जब सप्लाई ऑफ वाटर होता है तो स्टोमेटा जो है वो ओपन रहते हैं टू प्रमोट द लॉस ऑफ द एक्सेस ऑफ द वाटर, बट व्हेनेवर दे आर फेसिंग रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, देन स्टोमेटा क्लोज्ड, ओके, ये क्लोज हो जाते हैं एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ द वाटर। इसमें एग्जांपल आ जाती है ब्रासिका की, रोज की, मैंगो की, ठीक है। थर्ड जो कैटेगरी है प्लांट्स की वो जीरोफाइट्स हैं। दीज आर फेसिंग एक्सट्रीमली dehydration condition because these are in deserts mostly, and many xerophytes plants, they actually osmoregulate themselves, having small thick leaves to limit water loss by reducing surface area proportional to the volume, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड इसमें ऑस्मोरेगुलेशन है कि उनका जो क्रिटिकल है आउटर मोस्ट कवरिंग है वो थिक होती है, वैक्सी और लेदरी होती है, ठीक है, जिससे ट्रांसपरेशन प्रोसेस जो है वो कम होता है, यहाँ पानी जो है वो रिमूव नहीं होता, अंदर ही रहता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन जो है वो उसको कम करता है। स्टोमेटा जो है फर्दर मोर वो लीव्स के ऊपर नहीं होते, बल्कि ये लोअर द सरफेस ऑफ द लीव्स लोकेट करते हैं और ये डिप्रेशंस के अंदर लोकेट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कैक्टाई प्लांट्स हैं ड्यूरिंग दी ड्राइस्ट सीजन जो हैं ये अपने लीव्स को शेड ऑफ पे कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली देयर इज ब्लॉकेज ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। द स्टेम्स दिस आर फोटोसिंथेटिक इन दैट कंडीशन। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है, अगर लीव्स शेड ऑफ हो जाते हैं तो स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रोसीड करता है। रेनी सीजन जो है वो स्टेम स्टोर्स करता है वाटर को फॉर यूज इन ड्राई कंडीशन, ओके। And these are the diagram of hydrophytic plant as well as xerophytic plant, ठीक है, डायग्राम आपको बता दी। अच्छा, नेक्स्ट जो है उसमें रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर देखते हैं। एनिमल्स दे कैन आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द osmoregulation. Those animals which are kept in isotonic condition where external internal environment these are both are same, these animals don't require actively to adjust their internal osmotic status, so that's why these are termed as osmoconformers, okay. Whereas those animals whose body fluid concentrations differ noticeably outside and inside of the body, they need to osmoregulate their internal body, ठीक है, in both hypotonic and hypertonic conditions, therefore these are termed as osmoregulators, ठीक है। इसके अलावा जो osmoregulation है, osmoregulation has enabled the organisms, plants and animals to distribute themselves in wide range of habitats, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी में osmoregulation जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बताया गया है कि
इसमें जो ये दोनों डायग्राम्स हैं ये मरीन फिश को दिखाया गया है ए में, और बी जो डायग्राम है उसमें फ्रेश वाटर फिश को दिखाया गया है। ये इनकी जो है उसमें रेगुलेशन इसको मेंटेन किया गया है। जो मरीन फिश हैं वो ड्रिंक करती हैं वाटर को, ठीक है, क्योंकि वो हाइपोटोनिक एनवायरमेंटल कंडीशन में होती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ड्रिंक करती हैं और इसमें पैसिव लॉस होता है वाटर का थ्रू द गिल्स, ठीक है। इसके अलावा सॉल्ट जो हैं वो एक्टिवली इसमें एक्सक्रीट होते हैं बाय गिल्स, ठीक है। ये इनकी ऑस्मो रेगुलेशन है। जबकि फ्रेश वाटर जो फिश हैं, ठीक है, ये पानी को ड्रिंक नहीं करेंगी क्योंकि पानी ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी के अंदर रश करता है, और जो सॉल्ट्स हैं वो एक्टिवली जो है वो पिक किए जाते हैं बाय द गिल्स, ठीक है। और ये इनकी ऑस्मो रेगुलेशन है फ्रेश वाटर फिशेस की, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड। ऑस्मो रेगुलेशन हम फ्रेश वाटर में देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कुछ फिशेस के हवाले से, लेकिन अगर हम इनवर्टिब्रेट्स को देखें जैसे प्रोटोजोन्स हैं, अमीबा पेरामीशियम की एग्जांपल आप देखिए, उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ये एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है बॉडी में से, और इस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेट करता है बॉडी को। जो प्रोटोजोन्स हैं ये ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। और बहुत सारे जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग फिशेस, ये लार्ज वॉल्यूम का डाइल्यूट यूरिन भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। ये भी इनकी ऑस्मो रेगुलेशन है। और लॉस ऑफ सॉल्ट इज कॉम्पनसेटेड बाय प्रेफरेंस ऑफ द सॉल्ट कंटेनिंग फूड। चूँकि इनके अंदर डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट होता है, तो साथ में सॉल्ट्स जो हैं वो भी कुछ एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो वो ये सॉल्ट कंटेनिंग फूड पे डिपेंड करते हैं, ताकि ये जो सॉल्ट्स लॉस हो गए हैं उनको कंपनसेट कर सकें, ठीक है। तो एक्टिवली अपटेक होते हैं सॉल्ट्स बाय द गिल्स एज वेल एज बाय द स्किन। टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हम देखते हैं सेकेंड नंबर पे टेरेस्ट्रियल कंडीशन। टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो एवेपोरेटिव लॉस है वाटर का, ये डिहाइड्रेशन की तरफ लीड कर जाता है, जो कि टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स दे हैव सक्सेसफुली अडेप्टेड टू द टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ द लाइफ। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी जो है वो कवर होती है इसके साथ, बॉडी सरफेस के साथ, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ द वाटर। ये वैक्सी एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है, और मल्टी लेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स हैं। इसके अलावा थर्ड जो नंबर पे ये कंपनसेट करते हैं कि ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड, ठीक है ना। मॉइस्ट फूड जो है वो ये एनिमल्स जो है वो खाते हैं टू कंपनसेट द लॉस ऑफ द वाटर। इसके अलावा दीज एनिमल्स आल्सो हैव मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस, ठीक है। और इसके अलावा ये कंसनट्रेटेड यूरिन को किडनीज के ज़रिए से एक्सक्रीट करते हैं, डेट रीअब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन, ठीक है। स्टूडेंट्स एक टर्म है एनहाइड्रोबायोसिस, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं दे कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेट कैसे करते हैं ये वेरी करता है एनिमल टू एनिमल, ठीक है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें ये डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करते हैं इसको एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। Now we'll see excretion in the plant. All living things must undergo excretion, as well as plants. They also need to excrete different waste material from the plants. ठीक है, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, रेस्पिरेशन का, वाटर जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है दोनों का, ठीक है, रेस्पिरेशन का और फोटोसिंथेसिस का। मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज गैसेस जो हैं ये जो है हम इन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर्स के अंदर आई थिंक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। और वाटर जो है इट इज़ लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपरेशन और जस्ट यूज फॉर मेंटेनिंग द टर्गर इन द सेल्स, ठीक है। ये ट्रांसपरेशन जो है वाटर जो है ना, ये ट्रांसपरेशन के ज़रिए से जो मेंटेन किया जाता है, वाटर लॉस हो जाता है। इसके अलावा वैक्यूल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर इधर स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स और स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, ठीक है। इन्हीं के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस को भी स्टोर किया जाता है, एंड दिस में एक्यूमुलेट एट द कंसंट्रेशन दैट लीड टू द क्रिस्टल फॉर्मेशन इन द वैक्यूल्स, ठीक है। और प्लांट्स जो हैं दे प्रोड्यूस सर्टन वेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नेचर विच आर स्टोर्ड इन सर्टन ऑर्गन्स, ठीक है। और इस तरह से जो लीव्स हैं ये भी
excretophores कहलाते हैं. Why? Because these are also the organs for the excretion of the waste organic and inorganic material from the plants. These leaves, these are destined to fall off as in the case of the autumn. आपको पता है autumn leaves जो हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है, they die off. ये क्यों होते हैं? Because इनके अंदर जो है फॉलिंग जो येलो लीव्स हैं ऑटम के, ठीक है, ये सीजनल टाइम होता है टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दीज लीव्स दिस आर टर्म्ड एज एक्सक्रीटोफोर्स. ठीक है, समझ आ गया है. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो समझने का है वो ये कि जो चेंज होता है कलर का लीव्स के अंदर, इट इज़ नॉट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द क्लोरोफिल. ठीक है, एज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ऑटम लीव शोज, इनके अंदर जो है बल्कि पिगमेंटेड कंपाउंड्स जो हैं वो लोडेड होते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर जो है वो येलो हो जाता है. ठीक है ना, इनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, लाइक हैवी मेटल्स होती हैं, और जो कि इंक्रीज शार्पली उनका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर जाता है, और इसलिए इनका कलर जो है वो येलो हो जाता है. ठीक है ना स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह के प्लांट्स भी हैं जो डिपॉजिट करते हैं कुछ केमिकल्स को, ठीक है, अपनी ब्रांचेस के अंदर, ठीक है, या ट्रंक्स के अंदर, स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम. ठीक है, सो ओल्ड जाइलम के अंदर ये स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, और इसको ब्लैक वुड कहते हैं, जो कि सेंटर में देखी जाती है. दिस आर कंसिडर्ड टू वेस्ट मटेरियल्स बाय द प्लांट फोटोसिंथेसिस. एंड नाउ स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन द एनिमल्स. ये डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन है. इसमें मोस्ट एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मैनी फिशेस, ठीक है, ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं और इनको अमोनोडेलिक कहते हैं. इसके अलावा जो मैमल्स हैं और मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन, शार्क्स और सम ऑफ द बोनी फिशेस जो हैं ये यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं, बिकॉज यूरिया इज लेस टॉक्सिक एज कम्पेयर टू द अमोनिया. अमोनिया जो है इट रिक्वायर्ड एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर टू एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी. अबाउट 500 ml ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड to get rid of 1 gram of nitrogen containing waste from the body. But urea, it need only 50 ml of the water to get rid of same amount of nitrogen containing waste material. Okay, and the third category, including birds, insects and many reptiles, land snails, they excrete uric acid. Okay, uric acid is least toxic in nature. It is semi solid जो है कंपाउंड है ये यूरिक एसिड जो है, और यूरिक एसिड जो है ये एक अडेप्टेशन है, ठीक है, टू रिजर्व द वाटर विद इन द बॉडी एंड टू सेव फ्रॉम द डिहाइड्रेशन प्रोसेस. ओके, those animals which are going to excrete urea, these are termed as यूरियोटिलिक, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटिलिक एनिमल्स कहते हैं. ठीक है, और देखिए ये सारी अडेप्टेशंस हैं. जो मेजर नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया है. ठीक है, अडेप्टेशन जो टेरेस्ट्रियल के लिए है, पहली ये है कि यूरिया साइकिल जो है इन्वॉल्व है मेटाबॉलिक पाथवे का. ठीक है, ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है. ऑलरेडी प्रिकर्सर सिट्रोलिन मौजूद होता है बॉडी के अंदर, और अमोनिया जो है वो एक विद इन 1 molecule ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट कंबाइंड विद सिट्रोलिन एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिनोसक्सिनेट. ठीक है, और देन इट इज़ फर्दर प्रोसेस्ड टू फॉर्म द आर्जिनिन, एंड with the help of the enzyme arginase, urea is formed which is excreted from the body. ठीक है, और इसके साथ साथ जो ऑर्निथीन है वो बन जाता है, और जो ऑर्निथीन है ये अमोनिया के साथ और 1 molecule ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलेगा तो फिर ये सिट्रोलिन दोबारा बना देगा, एंड दिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे इन द यूरिया साइकिल. ठीक है, जिसके ज़रिए से जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो अमोनिया चूँकि टॉक्सिक है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए यूरिया जो है ये रिटेन्ड कर सकते हैं एनिमल्स बॉडी के अंदर, बिकॉज इट इज़ लेस टॉक्सिक एज कम्पेयर टू द अमोनिया. Now let's see the excretion in representative animals in different groups of the invertebrates. First of all, the planaria. In planaria, the important excretory organ, these are termed as protonephridial network, which is actually scattered throughout the body.
जैसा कि आपको इस डायग्राम से नज़र आ रहा है कि पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क है इसका, ठीक है। एंड दिस प्रोटोनेफ्रिडियल नेटवर्क दिस आर एक्चुअली हैविंग नेफ्रिडियोपोर्स, ठीक है, जिसके ज़रिए से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सक्रीट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक्सक्रीटरी जो ये फ्लेम सेल्स जो हैं वो भी शो किए गए हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये पोर्शन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का विच इज़ हैविंग एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है। और अगर हम इस फ्लेम सेल को, सिंगल फ्लेम सेल को स्टडी करें तो फ्लेम सेल के अंदर जो है वो टफ्ट ऑफ सिलिया दिस आर प्रेजेंट एंड देयर इज फ्लिकरिंग ऑफ द सिलिया, द मूवमेंट ऑफ द सिलिया इज फ्लिकरिंग जस्ट लाइक द फ्लेम, दैट्स व्हाई दिस आर गिवन द नेम फ्लेम सेल्स, ओके। जो मूवमेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स की वो सिलिया जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट इज पोर्ड इनटू द एक्सक्रीटरी डक्ट। ये एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर पोर कर देता है और जहाँ से ये नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाती हैं। तो ये है समथिंग अबाउट द फ्लेम। नाउ विल स्टडी अबाउट द एक्सक्रीशन इन द अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म के अंदर जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, दिस इज गिवन द नेम मेटानेफ्रिडियम, ठीक है। मेटानेफ्रिडियम हर सेगमेंट के अंदर, चूंकि ये सेगमेंटेड बॉडी है, अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनालिडा, सेगमेंटेड वर्म है। ईच सेगमेंट जो है अर्थवर्म का इट हैज़ अ पेयर ऑफ द मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। इंटरस्टिशियल सिलिएटेड ओपनिंग होती है जिसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। ये नेफ्रोस्टोम जो है ये आपको इस डायग्राम में भी शो आ रहा है, शो हो रहा है। इसमें ये इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग है नेफ्रोस्टोम, ये इमर्स्ड है स्लोमिक फ्लूइड और जो कि ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड है, ओके। जो नेफ्रोस्टोम है ये स्लोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करता है, एज फ्लूइड मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल, एपिथेलियम जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, रीअब्जॉर्ब करता है सॉल्ट्स को ल्यूमिन से एंड सेंड टू द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द नेफ्रिडियम। और जो लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं वो अपीयर होती हैं एज यूरिन विच आल्सो कंटेन नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें इसकी डायग्राम पे आ जाएं। इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को शो किया गया है, ब्लेडर एंड सेप्टम, ठीक है। इसी तरह से कैपिलरी नेटवर्क के साथ ये कवर्ड है और जो पोर्स हैं हर सेगमेंट के अंदर नेफ्रिडियोपोर मौजूद है। स्टडी अबाउट द एक्सक्रीशन द कॉकरोच। कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इसके अंदर बड़ा यूनिक किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। द इम्पोर्टेंट जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इट इज़ गिवन द नेम मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। दीज मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं दे रिमूव करते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट को हीमोलिम्फ में से एंड दिस आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर in all the animal kingdom that are associated with the digestive tract, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने बात याद रखनी है कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर बड़ा यूनिक किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि यूनिक इस लिहाज से है बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। जो एपिथेलियल लाइनिंग है ट्यूब्यूल्स की, ठीक, ये ट्रांसपोर्ट करती है सल्यूट्स को इंक्लूडिंग सॉल्ट्स और नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहे हैं डायग्राम के अंदर मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इंसेक्ट्स हैं दिस आर द ओनली ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फिसिस, ठीक है। फिसिस के साथ ही जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। इन ऑल अदर एनिमल्स देयर इज नो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। रिसाइकलिंग में स्टूडेंट्स आप देखें कि कंटेंट ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो हैं आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो हैं ये इसकी रिसाइकलिंग होती है। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का वो है डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत सारे हार्मफुल जो केमिकल्स हैं लाइक फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स वगैरह, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। Now we'll revise kidney problems and their treatments, ठीक है। कुछ अनयूजुअल सिचुएशंस होती हैं जिसमें किडनी स्टोन्स जो है वो बन जाता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन जो है स्टूडेंट्स वो है हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। हाई लेवल ऑफ जो सर्कुलेटिंग कैल्शियम है ब्लड के अंदर, इसकी वजह से स्टोन जो है वो किडनी के अंदर बन जाता है, ठीक है। सेकंड जो रीज़न है वो हाइपर ऑक्सैल्यूरिया कंडीशन है जिसकी वजह से स्टोन बनता है। इसमें हायर ब्लड जो है
उसमें ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। और ऑक्सलेट्स जो हैं दिस आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज, ठीक है, इनमें ऑक्सलेट्स जो है वो मौजूद होता है जो कि स्टोन बनने का मूजब बनता है, ठीक है। अच्छा, अब कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के जो स्टोन्स हैं उनके चांसेस 70% हैं किडनी के अंदर बनने के। और इसके अलावा जो कैल्शियम फॉस्फेट से रिलेटेड जो स्टोन्स बनते हैं उनके चांसेस 15% हैं, और यूरिक एसिड्स के जो बनते हैं उनके चांसेस 10% हैं रिस्पेक्टिवली। अब इनकी ट्रीटमेंट हम देखते हैं। लिथोट्रिप्सी जो है ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है, इसको सर्जरी से वैसे रिमूव किया जाता है, लेकिन प्रेजेंटली जो है ये लिथोट्रिप्सी जो है नॉन सर्जिकल रिमूवल है किडनी स्टोन। ट्रांसप्लांट है, और डायलिसिस भी जब काम नहीं करता तो फिर ये एक टेम्प्रोरी मेजर होती है, तो लास्ट स्टेज के ऊपर जो है वो किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। डायलिसिस दे कैन नॉट शो द प्रॉपर फंक्शन, दैट्स वाई सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो होती है। और मशीन जो डोनर जो मैचिंग डोनर किडनी जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो दिस वाज द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अभी भी अगर आपको कहीं से कोई बात समझ ना आए, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर, मेमोराइज ऑल द डायग्राम्स, ओके, डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड रिमेंबर दिस पॉइंट दैट क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। ऑन व्हाट्सएप ग्रुप आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।